और ख़ास मुलाकात में आज एक ख़ास मेहमान अम्बेडकरनामा में। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। फ्रॉम नरसिंहपुर टू अमेरिका, अगेन फ्रॉम अमेरिका टू नरसिंहपुर। मैं बात कर रहा हूं माया विश्वकर्मा की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, उसके बाद जबलपुर होते हुए एम्स, दिल्ली के एम्स, और एम्स से अमेरिका, वहाँ पे शोध करने गई थी। शोध करने के साथ साथ सोशल वर्क में काफ़ी दिलचस्पी है। अमेरिका से जब गांव आई तो गांव में कई समस्याओं को उन्होंने देखा। लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी गांव में, अपने गांव में जहां ये इनका जन्म हुआ था, जहां पैदा हुई थी, वहां पर सरपंच है। सोचिए, जहां पर लोग अमेरिका जाने के लिए उतावले होते हैं, वैसे समय में अमेरिका से आकर गांव में सरपंच बनना कोई मामूली बात नहीं है। लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। नाम है इनका माया विश्वकर्मा। आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक मुहिम होती है कि जितने बहुजन नायक और नायिकाएं रही हैं, उनके जीवन गाथा, उनके संघर्ष से आपको रूबरू कराई जाए। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो लोग अपने अपने क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं, ऐसे बहुजन नायक नायिकाओं से भी आपको मिलवाई जाए। इसी श्रृंखला में मैंने माया जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप अम्बेडकरनामा में आएँ और क्या अपनी यात्रा, जर्नी कैसी रही है उसके बारे में बोलें, और ये कैसे प्रेरणा मिली कि अपने गांव के पंचायत में जाकर खास तौर से महिलाओं के लिए काम करें। तो लीजिए, आपको मिलवाता हूं माया विश्वकर्मा से। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ जी बुलाने जी के जी, लिए। वेलकम। और चलिए, अब मैंने प्रारंभिक इंट्रोडक्शन आपका दे दिया है जी। अब जरा अपनी कहानी बताएं कि कैसे आप अमेरिका गई और क्या क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या काम कर रही हैं, स्पेशली विमेन को लेकर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो एक आप प्रेरणा भी है कि और लोग भी उसे सीखें, समझें और अपने अपने क्षेत्र में काम करें। पूरा फ्लोर आपका है और जितना आपको बोलना है आप बोलिए और हमारे दोस्तों को भी बताइए। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। अम्बेडकरनामा में जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ हूँ। नाम बहुत सुना था आपके और आज आपसे मुलाकात हुई और ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो सर ने जैसे कहा कि हमारी एक प्रारंभिक चर्चा हुई कि जैसे उन्होंने बताया, मेरा जन्म जो है वो नरसिंहपुर ज़िले मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव, मेहरा गांव, वहाँ पर एक लोहार और कारीगर के घर में हुआ। और बचपन से जब मैं वहाँ जन्मी तो हमारे यहाँ ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी जिससे जो आज के समय में आसानी से मिल जाती हैं। तो वो समय एक कठिन दौर था और वो दौर एक ऐसा था जहाँ महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर जाने की अनुमति ज़्यादातर नहीं होती थी। तो मेरे घर में मैं अकेली लड़की, मेरे 3 भाई, और मेरी परवरिश भी इसी तरह से हुई कि लड़की ना हो के लड़का, चौथा लड़का है हमारे घर का। तो उसी वजह से शायद कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा 8वीं तक अपने गांव में हुई, चूँकि हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल था। तो और ज़्यादातर लड़कियों को क्या होता था कि गांव में सिर्फ नदी थी, उसी पर हम सब लोग आश्रित थे, और उसी नदी से पानी लेना, अपनी गाय को पिलाने जाना, बर्तन भी वहीं धोना और पूरा काम करना। तो इसी तरह से लड़कियां उस बीच में कहीं ना कहीं जो पढ़ाई में बाधा आती है वो बीच में छोड़ के और अपने भाई बहनों की परवरिश में लग जाती हैं और धीरे से उनकी शादी हो जाती। तो ये वहाँ का कल्चर रहा करता था। लेकिन मैं ऐसी सौभाग्यशाली कि मेरी कम से कम मेरे घर वालों ने 8वीं कक्षा तक मुझे पढ़ने दिया, और आगे भी मेरी पढ़ने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें दूसरे गांव में जाके पढ़ना है तो तुम पढ़ो। तो मैं दूसरे गांव में जाके 9वीं 10वीं पढ़ी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ असल में एक चीज़ ये होती है कि लड़कियों की पढ़ाई जिस कक्षा में ख़त्म होती है उसके कुछ ही साल में उनकी शादी होना तय है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं बचपन से यही डर रहता था कि 8वीं के बाद ऐसा ना हो ये मेरी शादी कर दे। तो मैं पढ़ाई के पीछे नए नए बहाने ढूंढती थी कि नहीं, अब मैं इस गांव में जाके पढ़ सकती हूँ या उस गांव में पढ़ सकती हूँ। तो ऐसा करके 2 साल मामा के यहाँ, फिर दूसरा हमारे नज़दीक एक टाउन है, वहाँ 11वीं 12वीं तक स्कूल था।
तो साईंखेड़ा में मैंने 2 क्लास किए, मेरे भाई ने मुझे सहयोग किया और उसके बाद फिर तो आप रिश्तेदारों और घर वालों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं जब आप 11वीं 12वीं में शादी होते कर हैं दो। कि अब सच में ही कर दो। तो उस समय भी कुछ ऐसी घटना हुई तो मुझे वाकई में मतलब ऐसा लगा कि नहीं अब इसी से भागना है मुझे, तो क्यों ना मैं और कॉलेज की पढ़ाई शुरू करूं। तो हमारे यहाँ नज़दीक जो शहर है वो जबलपुर है और वहाँ जाके कहीं ना कहीं भाई के साथ जाके मैं रही और वहाँ मैंने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। कहने का मेरा मतलब ये है कि गांव में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके आसपास सामाजिक बंधन इतने होते हैं कि उनकी कहीं चल नहीं पाती है। और वो लड़कियां जो ऐसे परिवार में रहें जो इनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो ये बाहर रहने की जो हिम्मत है वो नहीं आ पाती है। लेकिन मेरे साथ ये अच्छा था कि हिम्मत मेरे घर वालों ने दी और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं परवरिश में आई और वो हिम्मत बाहर जाके एक बड़ा मतलब हौसला बना कि आप मुझे घर से छोड़ दो, बाकी मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगी, मतलब कॉलेज में आके। तो जबलपुर में आई तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि अपनी आय खुद हमको जनरेट करनी थी कि हम घर से पैसे नहीं ले सकते थे। और उसी कारण से मतलब कहीं ना कहीं और भी रास्ते ऐसे खुले कि भाई आप अखबार खरीद सकते हैं, उनमें पढ़ सकते हैं। हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और हिंदी माध्यम पूरे कॉलेज तक हमारा हिंदी चलता है। और जब आप विज्ञान में पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आपकी बाधा आती है। तो उसी प्रकार से इंटरनेट सीखा उन दिनों, मतलब 2000 की मैं बात कर रही हूँ। तो उन दिनों इंटरनेट गांव में नहीं पहुंचा था और कहीं ना कहीं शहरों में हमें बिल्कुल देखने मिलता था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सीखना और फिर अपनी इनकम खुद जनरेट करना, अपने लिए समय निकालना, बच्चों को पढ़ना, तो वो एक संघर्षों से जब आप एक लड़की आगे बढ़ती है तो घर वालों को भी एक अच्छा लगता है कि ये अपना खुद का कर रही है और बढ़िया से पढ़ाई है। तो इसी तरह से मेरी जो प्रारंभिक कॉलेज है वो मैंने यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है वहाँ से किया और मास्टर भी मैंने वहीं से किया। लेकिन मास्टर के 2 सेमेस्टर ऐसे होते हैं जब हमें बाहर रिसर्च के लिए भेजा जाता है, चाहे IIT जाइए या कहीं जाइए। तो मेरा किस्मत से एम्स में हुआ और एम्स में मैं यहाँ शोध करने आई न्यूक्लियर मेडिसिन में। और उसी दरमियान मुझे लगा कि हिंदी मीडियम से अंग्रेजी सीखा फिर मतलब वो बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम से आप ये मान के चलिए कि बचपन में जो लड़की खेत में काम करने जाती थी, लकड़ी बीनने जाती थी और भी बहुत सारे ऐसे काम जो सहेलियों के साथ हम शौकिया तौर पे करते थे, और वो लड़की जबलपुर में आके और एम्स में यदि आ जाए, और वो भी ऐसे कि यहाँ पर जब मैंने देखा कि सब लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से हिंदी में बात ही नहीं करता था। तो एक बड़ा ताजुब होता था कि ऐसे लोगों को तो हम इंग्लिश वाली जो टीवी होती थी कभी कभी दूरदर्शन में आते थे तो वैसे हम इंग्लिश में बोलते हुए देखते थे, लेकिन वास्तव में लोग ऐसे भी बोलते हैं भारत में, मतलब हमारे शहरों में। तो हमें लगता था कि हमें भी लगा था, पढ़ने आए थे तो बड़ा एक अजूबा होता था। तो फिर सोचा कि नहीं, आपको भी सीखना है, आपको भी इस माहौल में ढलना है, क्योंकि एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइब्रेरी 24 घंटे खुली होती है और वहाँ लाइब्रेरी में आपको इंटरनेट भी फ्री मिलता है और तमाम जो पुस्तकें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो अंग्रेजी माध्यम से थे और डॉक्टर भी रहे। तो उनसे हम कहते थे भले ही कैसी भी टूटी फूटी भाषा में बात करो लेकिन हमसे अंग्रेजी में ही बात करना, ताकि हम भी कुछ तो सीखें। तो वहाँ रहते अपना एक रिसर्च पूरा किया। उसके बाद फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली और उस दरमियान वो जगह भी वापस गाँव नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि आप मास्टर के बाद भी यदि गांव जाएंगे तो शादी होगी और दूसरा काम तो कुछ है नहीं। तो हमें लगा कि हम जैसे भी रहेंगे लेकिन एम्स में ही रहेंगे। वापस चले गए तो फिर हमारा कैरियर और जो इतना मेहनत किया है वो नहीं होगा। और दूसरी तरह से आप उस जगह के लिए एक प्रेरणा हो कि आप वहाँ से यहाँ तक आए हो, तो यहाँ से वापस जाओगे तो फिर आप उनको क्या बताओगे। तो इस तरह से हमने एम्स में अपनी जगह बनाई और वहाँ पर कितने वर्ष रहे वहाँ मैं 4-5 साल रही। अच्छा। और उन 4-5 सालों में जो तमाम कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, हमारी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होती हैं पूरे देश भर में, तो हम जगह जगह भ्रमण भी किए, उससे थोड़े और भी ज्ञान अर्जित किए। और उसी समय 2007 में, क्योंकि हम रिसर्च पेपर लिखते थे तो भेजते भी थे हमारे प्रोफेसर, तो एक बार मेरा अमेरिका में पेपर प्रेजेंट करने के लिए मतलब एक्सेप्ट हुआ एब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें मुझे अमेरिका से बुलावा आया। तो अब हम एम्स में पहली बार आए और सोचा कि अमेरिका कैसे जाएंगे, मतलब वो तो एक दूसरा ऐसा देश है जहाँ जाने के लिए ना हमारे पास पैसा है ना वीज़ा है। तो फिर प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एक ऐसा स्पॉन्सर करें। डिपार्टमेंट है जो आपको स्पॉन्सर करता है, आप ग्रांट लीजिए वहाँ से। तो वो सारी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं आपको रहते कॉन्फिडेंस। हुए नॉलेज के थ्रू वहाँ से आपको आई। और फिर हम 2007 में अमेरिका भी गए, रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। अच्छा। पहली बार अपने गांव से गए और उस वहाँ जाने के बाद ये देखा कि मन तो था कि एम्स में ही पीएचडी करेंगे, क्योंकि आधा पीएचडी लगभग हो ही गया था जूनियर रिसर्च फेलोशिप के दौरान। लेकिन जब वहाँ जाके देखा कि जो सुविधाएं एम्स में नहीं है वो सुविधाएं वहाँ की बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी में हैं, तो लगा कि नहीं, अब पीएचडी हमको वहीं करना है। तो वापस आए। इन बिटवीन जो है जब आप पढ़ाई कर रही थी तो घर से वो शादी वाला दबाव नहीं था? शादी वाला दबाव हम एक कहते हैं ना कि जब आप एक सीमा से बाहर चले जाते तब हैं छोड़ देते हैं लोग, तो आप दूसरे उसमें ग्रह में दूसरे चले वर्ल्ड जाते में। हैं। हाँ, प्लैनेट चेंज तो कर वो दिए। वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी हमारी कि हम दूसरे ही उसमें चले गए थे। तो हमारे मैच का कुछ हमारी समाज में हमारे आसपास के जो रिश्तेदार हैं उनको कहने के लिए कुछ नहीं था। तो इसीलिए, हालांकि मेरे मामा जी आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं की वजह से मेरी माता जी थोड़ा प्रभावित भी हुई और मेरे ऊपर ऐसा रखा उन्होंने। तो उस दौरान तो नहीं हुई, लेकिन जब पीएचडी करने जाने लगे और उसके बाद मतलब वहाँ देखा कि भाई अब तो ये इतने समय वहाँ रहेंगी तो फिर शादी तो करना स्वाभाविक ही है। तो तब मतलब ऐसा बातचीत हुई कि भाई नहीं, आपको सेटल भी होना है और पीएचडी भी करना है। तो उस दौरान ये हुई। तो इसी तरह की ये यात्रा रही अमेरिका जाने की। पीएचडी कैसे, कब आप पीएचडी करने गए? तो देखिए, पीएचडी क्या है कि जब यहाँ हम मेडिसिन में हम रिसर्च कर रहे थे, न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अपनी आय ही ना दे बल्कि लोगों की सेवा भी हो। एम्स में रहते हुए मैंने 4-5 साल जो भी सीखा वो ये सीखा कि हम नौकरी तो करते थे या अपना रिसर्च तो करते थे, लेकिन जो दूर दराज से, जो गांव से जो लोग आते थे, हम उनको देखते थे कि कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं या इस तरह से हैं, हम उनकी कार्ड बनाने में मदद करते थे। कोई भी अनजान व्यक्ति यदि बहुत दिनों तक वहाँ पड़ा है तो कोशिश करते थे कि 2-4 कार्ड हम अपने आई कार्ड का दुरुपयोग करके बनाए, ताकि उनका मतलब इलाज हो सके समय पे। तो ये चीज़ मैंने एम्स के दौरान सीखा। और हमको जैसे आप एम्प्लॉई होते हैं एम्स में तो आपको एक निश्चित दवाएं मिलती हैं ईएचएस से, तो हम वो सारी दवाएं बिना बीमारी के ले लेते थे और वही दवाएं जाके हम अपने गांव में बांट देते थे। तो ये सामाजिक जो सरोकार है मैंने एम्स में ही शुरू किया। और वो सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ भी मैंने एम्स में ही देखी जो मरीजों के दौरान। तो उसमें मुझे एक जन सेवा का अवसर मिला और मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं अमेरिका जाऊंगी तो मैं कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करके मतलब लौटूंगी वहाँ से। लेकिन ये देखा कि मेरा मेडिसिन से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग में मुझे दाखिला मिला। तो मुझे लगा कि यदि मैंने इंजीनियरिंग किया तो मेरी पिछली वाली जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे फिर से मेडिसिन में जाने की ज़रूरत है। तो फिर मुझे एक जॉब मिला और मैंने पीएचडी को विराम दिया और फिर वो जॉब में फिर मरीजों के साथ जुड़ गई वहाँ पर अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया में। जी, मैं यहाँ से पहली बार 2007 में गई, फिर एडमिशन हुआ 8 में, तो मैं 9 के प्रारंभिक में गई। और वहाँ क्या आपका वो ग्रीन कार्ड जो बोलते हैं बन गया है? हाँ, वो बन गया था। अच्छा। मतलब वो कुछ समय रहने के बाद आपका बन जाता है। तो उस समय अच्छा खासा हम यही नौकरी करते थे, लेकिन बीच बीच में हमारे गांव भी आते थे। और गांव में आते समय जब हम देखते थे कि ये गांव ज़्यादा बदला नहीं है, मतलब आज भी हमारा फ़ोन नहीं चलता था वहाँ पर, भले ही हम वहाँ जाके हम दूसरे ग्रह की बात करते थे, लेकिन यहाँ आते थे तो पूरे ग्रहों से हम अपने ही ग्रह से डिस्कनेक्ट होते थे। तो इसी तरह से लगता था कि हम कितने पीछे हैं। मतलब वो पीछे नहीं कि मतलब हमको सुविधाएं नहीं है, बल्कि वो पिछड़ापन की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए आप टैक्स भरते हो, आप सहयोग करते हो, आप वोट देते हो और वो सुविधाएं तक आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ होती थी कि यहाँ पर कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अमूमन जो लोग जाते हैं विदेश, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 5 स्टार लाइफ स्टाइल है और अच्छी तनख्वाह होती है, सारी आधुनिक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो आपका ये सब, अभी तो आप आती जाती रहती हैं यूएस और इंडिया, ये सब छोड़ के भारत वापसी का आकर्षण कब और कैसे बना?
देखिए ये ऐसे हुआ कि जब भी मतलब जैसे मैं वहाँ रहते हुए यहाँ साल में 1-2 बार आती थी और जब आने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसी गांव से मैं गई और इसी गांव के स्कूल से मैं गई, लेकिन ये स्कूल आज वहीं का वहीं है। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी लगता था कि जो महिलाओं की जो समस्या है, जैसे एक तो आप वहाँ रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दुनिया के सबसे रईस लोग रहते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, गूगल का हेडक्वार्टर है, फेसबुक का है। तो जब इतने बड़े एरिया में आप रहते हैं और वहाँ पर लोग एक अंधी दौड़ में मतलब शामिल हैं, अंधी दौड़ कहें या जो भी डेवलपमेंट कहें, तो उसमें मुझे देख के ये लगता था कि जो भी भारतीय 50-60 साल पहले वहाँ गए, जो आईआईटी से या कहीं से भी गए हैं, उनका जीवन मैंने बहुत करीब से देखा कि उन्होंने आए, पैसे कमाए, खूब पैसा बनाया, घर बनाए, बच्चे पढ़ाए। लेकिन जब 70 के दशक में जब वो आते हैं अपने उम्र के, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले ही आइसोलेटेड। एक ही घर में पाते हैं। तो मुझे भी यही लगा कि यदि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी इसी दौड़ में रहूँगी, पैसे कमाना, एक के बाद दूसरा ये चीज़ें आएंगी। लेकिन जब मैंने जो शुरुआत है मेरी ज़ीरो से शुरू हुई है, मतलब मैंने गांव से ज़ीरो से शुरुआत की है। जी। तो यदि मैं वापस जाती हूँ इस उम्र में, तो मतलब मेरा ज़ीरो तो रहेगा ही, लेकिन कुछ लॉस नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिन 70 साल वाले लोगों को मैंने देखा कि उनका कहीं ना कहीं मन ये करता है कि काश हमने भारत के, हमारे गांव के लिए कुछ किया होता, और वो करते भी हैं। मतलब बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ के भारत के लिए डोनेशन रेज करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को दान देते हैं, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं रहती कि वो आए, खुद रहें और गांव में काम करें। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं इनकी उम्र तक पहुंचूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे पास पैसे होंगे, धन होगा, लेकिन जो मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ ये ऊर्जा नहीं होगी उस समय तक। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सही समय है कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, आप 10 साल बाद भी कमा सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो ऊर्जा यदि सही समय पे लगेगी तो वो सही जगह काम आएगी। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जब बाहर से आते हैं तो उनका इम्यूनिटी इतना कम हो जाता है कि उनको हर जगह बिस्लरी का पानी और एसी में रहना और इस तरह की चीज़ें मतलब मजबूरन, मतलब क्योंकि उनका जो सिस्टम है वैसा बन जाता है, तो वो नहीं रह पाते ज़्यादा समय तक। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो मुझे यहाँ की किसी भी चीज़ों की आदत नहीं पड़ी। मैं अभी आप अपने गांव में भी रह सकती हूँ, अपने खेत में भी काम कर सकती हूँ और लोगों के बीच में भी जाके रह सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया, और मतलब मेरे हस्बैंड हैं, वो भी इंजीनियर हैं, उनसे कब मैंने शादी कब हुई? जी, पर्सनल सवाल, उम्र नहीं पूछूंगा। नहीं शादी उम्र मत पूछिएगा। शादी जो है 2010 में हुई, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी साबरमती से हैं, अच्छा। गांधी जी के वहाँ से तो हैं, और उनकी वो तो जाहिर है लव मैरिज हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। अरेंज ही हुआ, लेकिन वो ऐसे हुआ कि घर वालों की मर्जी से ही मर्जी हुआ। से हुआ। तो इसीलिए मतलब उनकी जो दृष्टि थी वो भी कहीं ना कहीं, वो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं और गांधी जी के मोहल्ले में बड़े हुए हैं, तो उन पे भी थोड़ा असर आइडियल रहा। आदर्श तो जो है। इसीलिए जब मैंने अपनी ये इच्छा शक्ति बोली कि मुझे गांव में रहना है या करना है काम, तो उन्होंने इजाज़त दी, और इसमें पूरा सहयोग जो है, आज हम जो भी काम करते हैं वो करते हैं पूरा पूरा। तो उसी समय फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम जाके करूं। तो जो प्रारंभिक रूप से जो समस्याएं जो मुझे दिखी, क्योंकि माहवारी जो है हमारे यहाँ एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में मैं खुद भी अपने घर में बात नहीं करती थी, लोग बात और नहीं करते। आपस में भी लड़कियां जो हैं वो अभी भी बात नहीं करती हैं। और हम आदिवासी जो हमारा गांव है उसके आसपास की बात करें तो कहीं भी आज से 7-8 साल पहले पैड हमको नहीं मिला करते थे। तो अब अमेरिका से जाने के बाद यदि आप पैड की खोज करें तो बहुत मुश्किल होता था। तो लगता था कि उस देश में आप रहते हैं जहाँ पर हाइजीन का इतना ख्याल रखा जाता है, लड़कियों का, और उनकी जो उनकी जो चीज़ें हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो उनके बाथरूम में आपको पैड बिल्कुल फ्री मिले रखे रहते हैं। लेकिन हमारे देश में इतना पैसा से ऐसा भी है नहीं कि मिलेगा। पैसा से भी नहीं मिलेगा और बाथरूम भी साफ सुथरे नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में बहुत सारी बच्चियां और महिलाएं भी आजकल आ रही हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि ज़्यादातर महिलाओं की बच्चेदानी निकाल दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होते हैं, होगा। या फिर इन्फेक्शन नहीं होते तो अज्ञानता होती है वो, कि वो शुरुआत में वो नहीं जा पाती हैं डॉक्टर के पास, फिर बाद में जब जाती हैं तब बहुत लेट हो जाता है। तो ये समस्या मुझे ऐसा लगता था कि
मैं अपने रिसर्च में काम करूं या ना करूं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है, इसमें काम करूंगी तो लोग मेरी बात सुनेंगे और मेरी बात का एक मतलब एक मानेंगे भी, क्योंकि जब कोई बाहर से आके कोई बात बताता है तो वो बात सुनी जाती है। और यदि वहीं का व्यक्ति यदि कोई करने लगे तो उससे कहेंगे कि अरे तुम तो पागल हो गए, ये बातें कही नहीं जाती हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इसी पर काम करना है, तो हमने सुकर्मा फाउंडेशन बनाया। फिर उसी से फिर हमारे और आगे के काम शुरू हुए। सुकर्मा फाउंडेशन आपने बनाया, भारत में भी काम कर रहा है, वो अमेरिका में भी काम कर रहा है? अमेरिका में काम ऑफिस रजिस्टर्ड है? हाँ, अमेरिका में काम नहीं कर रहा है। अमेरिका में मतलब ऐसा है कि जो भी संस्थाएं हैं, ज़्यादातर मदद जो है अमेरिका के जो हमारे वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। तो वहाँ से हमें लगता है कि यदि वो चाहें कि भाई हमें गांव में डायरेक्ट मदद करनी है तो उसके माध्यम से वो कर सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमने यहाँ पहले बनाया। फिर पता चला कि जब आप नए फाउंडेशन होते हो तो आपको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ यदि आप करते हैं तो वहाँ आसानी से आपकी मदद मिलती है। तो उसमें आप फोकस्ड एजेंडा मतलब जेंडर सेंट्रिक है, स्पेशली वुमेन हाइजीन को लेकर है सुकर्मा फाउंडेशन जी। और क्या क्या करती हैं उसमें? तो ये सबसे पहले हमने यही विमेन हाइजीन पे कब आपने रजिस्टर्ड किया था? ये 2016 में किया था। 16 में भारत आप लौटी ही थी मतलब? जी जी जी। तो 16 में करने के बाद हमने सबसे पहले 17 में हमने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, जिसमें महिलाओं को ट्रेन किया कि कैसे आप सैनिटरी पैड बनाएं, कैसे आप अपना रोजगार स्वयं बनाएं यहाँ पर। और एक आपके आसपास मोहल्ले में भी एक जागरूकता फैलेगी, क्योंकि आप जब पैड बनाएंगी तो लोग पूछेंगे तुम पैड में काम करती हो, और फिर आपको महीने के पैड भी मिलते हैं। 1 महीने के पैड हम फ्री देते थे उनको, अभी भी देते हैं। अपने गांव में ही खोला? नहीं, ये नरसिंहपुर जिला मुख्यालय है, हमारे गांव से लगभग 100 किलोमीटर है। तो वहाँ से हमने खोला, तो फिर वहाँ जागरूकता आने लगी। फिर मतलब मेरा जो विशेष जो काम था वो ये था कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ हैं वो ये हैं कि भाई ये पीरियड होते तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना, तो खाना ऐसे नहीं बनाना हाँ, तो इस तरह के जो टैबूज हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ हैं या बाकी जिलों में भी हैं। तो ऐसे सोच के मैंने 2017 में ही एक पैड कैंपेन बनाई कि हम हमारे मध्य प्रदेश में 15 के अलावा मतलब 21 जिले हैं आदिवासी। मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जिलों को आदिवासी घोषित किया, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो हम क्यों ना एक यात्रा करें, हर जिले से गुजरें और हर जिले के आदिवासी तबके को या लड़कियों को हम उनकी बात सुने, एक संवाद करें पैड के बारे में या पीरियड के बारे में। तो मैंने एक ऐसी यात्रा बनाई जो नरसिंहपुर जिले से होते हुए अभी तक 15 जिलों में गई है, और वहाँ पर हजारों लड़कियों को हमने शिक्षित किया है पैड के लिए, पीरियड के लिए, अपने हेल्थ के लिए, क्या खाना क्या पीना। आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चियों को मतलब जब पीरियड आते हैं तो दर्द बहुत होता है कमर में, पेट में, तो वो अंधाधुंध ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी और किस तरह की चीज़ें हों, तो ये सारी चीज़ें हमने उस यात्रा के दौरान की। और उसी यात्रा के दौरान पैडमैन पिक्चर आई। तो पैडमैन पिक्चर जब आई तो हमारे लोग जानते भी थे कि भाई ये इस तरह का काम करती हैं। तो मीडिया पिक्चर आने से पहले आप काम शुरू कर चुकी थी? जी जी जी, पिक्चर आने से पहले और पिक्चर बनने से पहले मैं उस व्यक्ति से मिली जिसके जीवन पर ये पिक्चर बनी है। मैं 2016 में अरुणाचलम मुरुगनाथम जी से मिली थी, जब मैं फैक्ट्री शुरू करने वाली थी, क्योंकि वो भी इसी प्रकार का काम कर रहे थे। और मतलब एक तरह से मैं प्रभावित भी उन्हीं से हुई ये काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनका एक यूट्यूब में टेड टॉक देखा था बहुत पहले 2012 में। तो उस टेड टॉक से मैंने उनका नंबर ढूंढा, मतलब उनके परिचित लोगों तक पहुंची, फिर उनसे फिर मैं कोयम्बटूर मिलने गई। तो इसी प्रकार से फिर उसी तरह की मशीनें हमने अपने यहाँ शुरू की, और फिर हमने ये यात्रा शुरू की, और उसी समय पैडमैन फिल्म आई। तो मीडिया ने सोचा कि अरे हमारे इधर तो रियल काम हो रहा है, तो फिर हमारे यात्रा कवर करने लगे। तो इसी प्रकार से नाम आया कि वो पैडमैन है, ये पैड वुमेन है, तो पैड वुमेन ऑफ इंडिया का जो है टैग लगा। तो हमारा जब से काम चल ही रहा है इसमें। और फिर उसके अलावा पैड के अलावा और ये अवेयरनेस के अलावा हमने हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि मेरा गांव सबसे आखिरी गांव है ज़िले का, तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी कहीं ना कहीं बहुत कम हैं। तो सोचा कि मैं हेल्थ में काम करती हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ,
तो क्यों ना अपने यहाँ पर भी एक क्लिनिक शुरू करूँ गाँव फाउंडेशन में? के, जी, हाँ। ये फाउंडेशन के माध्यम से। तो मैंने उस समय अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस में ये सुना था कि टेलीमेडिसिन एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर आप किसी भी रिमोट गांव में अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टरों की मदद से। मतलब जिस तरह से हम ये वो वीडियो इंटरनेट पे, से आपको जी, गाइडेंस मिलेगा। तो वीडियो पर हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, तो यदि आपके गांव में मिनिमम बिजली और इंटरनेट है तो आप एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। जो एक कंपनी, कुछ कंपनियां स्पेशलाइज्ड हैं, तो हमारे यहाँ पर मिडांगो करके कंपनी है, उसने वो पूरा क्लिनिक सेटअप किया और उन्हीं के डॉक्टर्स हमारे गांव के लोगों का इलाज करते हैं। और इससे हमने हमारे इधर की 3 लड़कियों को ट्रेन किया। मतलब एक नर्स तो है ही उसमें सर्टिफाइड, 2 और हमने हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जो टेक्निकल और बाकी कामों में मदद करती हैं। तो एक 3 महिलाओं को वहाँ रोजगार भी मिला और वही वो पूरा क्लिनिक चलाती हैं। और उस क्लिनिक को हमने आज से 3.5 साल पहले शुरू किया था, मतलब जब कोविड नहीं हुआ था। और जब कोविड हुआ तो सबसे ज़्यादा मदद जो है वो हमारे क्लिनिक से हमारे आसपास के गांव वालों को मिली, क्योंकि उस समय पूरे प्राइवेट क्लिनिक बंद थे, पूरे अस्पताल बंद थे, कोविड के डर के कारण कोई खोल नहीं रहा था। लेकिन हमारा अस्पताल 24 घंटे खुला रहता था और कोई भी तरह की दवाई या बच्चे का इलाज या बड़ों का इलाज करवाना हो तो पहले लॉकडाउन में हमारे क्लिनिक में ही आते थे। और उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो दूसरे लॉकडाउन में, मतलब दूसरी जो वेव आई, उसमें शहरों में भी कोविड था और गांव में सबसे ज़्यादा था। और इत्तेफाक से मैं पहले लॉकडाउन में भी अपने गांव में ही थी, 9 महीने तक गांव में रही, और दूसरे लॉकडाउन में भी मैं गांव में थी। तो जितने भी गांव के मरीज हमारे जिनको कोविड हुआ था, उनका सबका इलाज हमने अपने क्लिनिक में ही किया। आज हमारे कहीं भी इतने कॉन्सेंट्रेटर नहीं होंगे जितने कॉन्सेंट्रेटर हमारे अस्पताल में हैं, छोटे से, और ऑक्सीमीटर गांव में है, आज भी है। वो एक जनरल हेल्थ केयर सेंटर है। हाँ, एक फॉर मेल प्राइमरी, फीमेल बोथ। हाँ, सबके लिए है वो। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जिसमें बेसिक चीज़ें हैं, बीपी है, शुगर है, SpO2 है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ। हम उस समय माहौल ऐसा था कि डर का भी था कि हमारे गांव के लोग बड़े अस्पताल नहीं जा रहे थे। उनके मन में ये डर था कि भाई जो 1-2 लोग गए हैं वो वापस नहीं आए, तो कम से कम हम यदि मरेंगे तो हमारे लोगों के बीच में मरेंगे, हमारे परिवार के बीच में मरेंगे, चाहे भले ही हमें कोविड हो। तो उस डर के कारण जब वो नहीं गए तो हमने अपनी टीम को और ज़्यादा मतलब एक्टिव किया और उसमें हमने मदद ली अमेरिका के डॉक्टर्स की, लंदन के डॉक्टर्स की, और भी जो दुनिया भर में जो डॉक्टर हैं उनकी हमने मदद ली। और हमने अपने पूरे घर को अस्पताल में तब्दील कर दिया उस समय, गाँव में 2 महीने, हाँ, गांव में। तो उससे हमारे गांव की जितनी भी आबादी थी सबको हमने अपने क्लिनिक में ठीक किया और इस तरह की कोई भी कैजुअलिटी हमारे गांव में नहीं हुई। और भी आसपास के गाँव की। आप सुन रहे हैं पैड वुमेन ऑफ इंडिया, चर्चित नाम है मध्य प्रदेश में, लगातार काम कर रहे हैं। अभी प्रोडक्शन आपका जारी है? कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे 8 से 10 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। 3 लड़कियां हमारी अस्पताल में काम करती हैं। अच्छा। और फिर उसी दौरान कोविड की जब पहला वो हुआ था तब हमने ये लगा हमें कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के, प्राइवेट वालों के पास तो मोबाइल और टैबलेट, इंटरनेट ये सब हैं तो वो ऑनलाइन शिक्षा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ना मोबाइल था ना कुछ था, तो वो गली में घूम रहे थे। तो हमने एक जगह, एक कस्बा है हमारे पास में साईंखेड़ा, वहाँ पर हमने एक जगह रेंट करी और वहाँ पर 8-10 कंप्यूटर लगवाए और उन बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। और उस दौरान फिर आपने, ये सब आपका सुकर्मा फाउंडेशन से, जी, बाहर के दोस्त लोग सहयोग करते हैं इसमें फाइनेंशियली। सरकार तो यहाँ दावे बड़े बड़े करती है, आपके फाउंडेशन को सरकार से कोई सहयोग मिला है? जी, देखिए, सरकार से असल ये आपका पैड जो प्रोडक्शन है वो सुकर्मा फाउंडेशन की बैनर तले ही है ना? पूरा हाँ। ये बड़ा काम है इसलिए पूछ रहा हूँ, सरकार ने कोई सहयोग किया है? देखिए, पहली बात तो जो भारत में भी जो संस्थाएं होती हैं, NGO, वो काफ़ी हद तक बदनाम है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि किसी ने यदि NGO खोला है तो वो पैसा खाने के लिए खोलते हैं। तो उस डर के कारण हमने जो है सरकार तक अप्रोच नहीं किया
क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत छोटे स्तर के मतलब 3-4 साल के जो नए एनजीओ होते हैं उन पे कभी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है और वो करते भी नहीं, क्योंकि जो बड़े ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं उन पे सरकार का ज़्यादा वो रहता है। और दूसरी बात, आपकी कोई जान पहचान भी होनी चाहिए वहाँ पर, तो हमारी तो वो भी नहीं है। तो हमने अपने स्तर काम से करके इतना काम कर दीजिए कि लोग अपने आप सरकार के पास बात पहुंचा दें। अब सरकार के पास पहुंचाए या ना पहुंचाए, हमारी जितनी मतलब अभी तक जो कहते हैं जितनी चादर उतने पैर, तो अभी तक उतने ही पैर पसारे हैं जितनी बड़ी चादर है, तो अभी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार को पता है कि ये संस्था यहाँ काम करती है और कई बार अप्रिशिएट भी किया है। उनके ट्विटर हैंडल पे भी हमने देखा है और उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी हमने देखा है कि सुकर्मा का नाम आया। लेकिन ऐसे अभी आर्थिक सहयोग के लिए अभी तक हमने नहीं अप्रोच ये किया। प्रोडक्शन हो रहा है, ये इसका मार्केट कहाँ कहाँ, मतलब क्या खास बात है उसमें? मार्केट में तो जो मिलता है ब्रांडेड वो महंगा है जी। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे क्या करती है उसका? देखिए, हमारा सबसे जो हमारा उद्देश्य था पैड बनाने का, वो एक तो ये उद्देश्य था कि जैसे मैं शुरुआत में बताया कि मैं यदि अमेरिका से गांव में गई तो मैं दुकान वाले के पास गई कि भाई तुम्हारे पास पैड हैं क्या, गांव के दुकान पे। तो उसने कहा भाई हमारे पास पैड नहीं है। तो उससे पूछा तुम्हारे पास पैड क्यों नहीं है? बोले यहाँ कोई खरीदता नहीं है। अब खरीदने वाले से पूछा कि भाई तुम पैड क्यों नहीं खरीदती? तो बोले दुकान वाला नहीं रखता। तो यहाँ चिकन और एग वाला प्रॉब्लम है कि मुर्गी है तो अंडा नहीं, अंडा है तो मुर्गी। तो ये समस्या को रिजॉल्व करने के लिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम एक लो कॉस्ट सैनिटरी पैड, मतलब जो हमारा लोकल बने, उसमें भले ही मतलब हमारी कास्ट कुछ भी हो, लेकिन हम इतना कॉस्ट पे कर रखें ताकि सब लोग खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने उसका 25 रुपए में 7 पैड मिलते हैं, 6 से 7 पैड। और उसके अलावा मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि हम शहरों में ना दे के हम गांव में और आदिवासी जगहों पे हम दें, ताकि मतलब वो जो फर्स्ट यूज़र हैं वो एक सस्ता पैड को उपयोग तो करके देखें पहले, फिर उसके बाद जब उन्हें आदत हो तो वो खुद ही मतलब उसका उपयोग करें। तो आदिवासी जगह जब भी हम पहली बार जाते हैं तो हम निःशुल्क पैड देते हैं। और स्कूल की बात रहती है तो हम हाईली सब्सिडाइज करते हैं। जैसे कुछ स्कूलों में हमने 5 रुपए का पैकेट भी दे रखा है। अच्छा। और हमारे गांव में जब से हमारी फैक्ट्री शुरू हुई है, हमारे गांव की कोई भी महिला और कोई भी लड़की हो उसको 5 रुपए का पैकेट ही मिलता है पिछले 4-5 साल से, जब से हमने कहा है, क्योंकि उसको मैंने गोद लिया है एक तरह से गांव को। जी। नेता सब ये गोद लिए हुए गांव अब वो ले रहे हैं नहीं, लेकिन मैंने पैड के मामले में अपने गांव को गोद लिया है। तो उसमें जो 20 रुपए हैं वो हम अपने फाउंडेशन के डोनेशन से भरपाई करते हैं और 5 रुपए जो कस्टमर है वो कॉस्ट देता है, तो उनको महंगा नहीं लगता। ज़्यादातर होता ये है कि जो ब्रांडेड पैड होते हैं उनकी कॉस्ट होती है मतलब 35 रुपए से 50 और 80 रुपए विस्पर के जो पैड होते हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत ही रेयर ओकेजन के लिए वो पैड खरीदती हैं कि भाई जैसे हमें कहीं बाहर जाना है, शादी है या लंबे समय तक, और बाद में वो कपड़ों पे स्विच कर जाती हैं क्योंकि पैड महंगे हैं। तो जब आप 5 रुपए में मतलब पार्ले जी का बिस्किट भी आ रहा है और आपका पैड भी आ रहा है तो आपको महंगा नहीं लगता। तो वो एक की जगह दो की जगह 3 भी उपयोग करती हैं, जो कि मतलब पैड को सही उपयोग, हाँ, पैड का सही उपयोग नहीं होने से भी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा ऐसा मानना है। तो इसलिए हमें लगता है कि एक गांव का पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर बाकी और भी जो हमारी वो होगी तो उसमें और भी वो करेंगे। तो इस प्रकार से हम पैड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, अब आखिर में आखिरी सवाल, मोटी तनख्वाह छोड़कर मतलब एयर कंडीशन 5 स्टार छोड़कर सरपंच बनने का कैसे, क्या मामला है कि आप अपने गांव की सरपंच हैं? देखिए, सरपंच बनने का मेरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो गांव है जिसमें मैंने जन्म लिया, मेरे कई पीढ़ियां वहाँ हैं, उसी गांव से मैं बाहर निकली और अभी भी वहाँ काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सरकार है, मतलब जो सरकार के पास जितने संसाधन और पावर है वो यदि पूरी तरह से लग जाए सही तरीके से तो वो उस गांव की कायाकल्प हो सकती है। जैसे मैंने एक गांव का उदाहरण पहले उस पे काम किया है, बघवार स्वराज मुमकिन है, एक गांव है हमारे यहाँ जो सारे मतलब सरकार की योजनाओं को ही सदुपयोग करके बहुत आगे बढ़ा। गांव का नाम क्या है? उसमें आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है स्वराज मुमकिन है। हाँ। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। और गांव का क्या नाम है? बघवार।
ये भी आप ही के जिले में? जिले में आता है, अच्छा, हाँ, करेली के क्या है पास उसके कैसे इंस्पायर हुई, जरा ये बताइए कहानी। देखिए उसके ये है कि यहाँ पर भाई जी सुब्बा राव जी गांधी प्रतिष्ठान में थे, तो एक बार मैं उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ से हो। तो मैंने कहा भाई जी मैं तो नरसिंहपुर ज़िले से हूँ और आप मेरे गांव को तो जानते नहीं होंगे क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। तो उन्होंने उस गांव का नाम बताया कि आपके यहाँ पर एक ऐसा बघवार नाम का गांव है जहाँ पर चुनाव नहीं होते आज तक, निर्विरोध चुनाव से ही जो अतिरिक्त पैसे मिलते हैं उन पैसों का सदुपयोग करके उस गांव में एक से एक चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। तो मैंने कहा भाई जी मुझे इस गांव के बारे में नहीं पता। तो कहने लगे कि तुम इस गांव को देखने जरूर जाना। तो उस गांव को मैं देखने गई और बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई जी ने जो कहा था उससे कहीं ज़्यादा है ये गांव, क्योंकि उस गांव में शिक्षा का इतना अच्छा स्कूल है, स्वास्थ्य है, सोसाइटी में जब राशन बंटता है तो कोई करप्शन नहीं होता, 100% रेन वाटर का संचयन करते हैं, वो ऑर्गेनिक खेती होती है। तो ये जो सारी सुविधाएं यदि गांव वालों को मिल जाएं तो वो काहे के लिए मंत्री और विधायक के पीछे घूमे। तो यही सोच के लगा कि उस गांव को हम दूसरे गांवों को कैसे बना सकते हैं। तो ये फिल्म और एक पुस्तक लिखी मैंने और उन फिल्म को हमने कई जगह हमने मतलब प्रदर्शित किया। कंप्लीट आत्मनिर्भर गांव है, लोग जी। अपने सहयोग से ही सरपंच चुनते हैं वहाँ पे। हाँ, यूनानिमस इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। अभी कुछ साल पहले इस बार हुआ है, क्योंकि वो जो लीडर थे वो रहे नहीं, मतलब वो उनका देहांत हो गया 10 साल पहले। तो उस गांव की खासियत ये भी रही है कि उस गांव में तमाम योजनाएं जो भी आई हैं उसको 100% प्लस गांव वाले खुद में चंदा भी करते थे और जो चंदा नहीं कर पाते थे वो श्रमदान भी करते थे। तो इस तरह से जो गांधी जी कहते थे कि स्वराज जो है वो गांव से ही आना चाहिए, तो वास्तव में उस गांव में वो स्वराज आया। इस गांव में एक सवाल, इतिहास के छात्र होने के नाते, जो सुविधाएं गांव वालों ने डेवलप की, होता है कई बार गांव के जो दबंग लोग होते हैं ना उस सुविधाओं को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वहाँ जैसे दलित पिछड़े हैं, क्या उनको भी सहभागिता उसी स्तर पर मिलती थी उसमें? जी, ये मैं खास तौर से इस पे विशेष आपको फोकस करना चाहूँगी क्योंकि हम अम्बेडकर नामा में बात कर रहे हैं और अम्बेडकर नामा से ये उस गांव से बहुत अच्छे तरीके से एक उदाहरण मैं देती हूँ कि उस गांव में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आज भी मेरे गांव में जो भी निम्न मतलब जो अदर कास्ट के जो हैं वो उसमें मतलब उनके टोले अलग से होते हैं, उनके मोहल्ले अलग से होते हैं और उनको जो पूरी मतलब मेन जो गांव है, चाहे मंदिर हो, चाहे और किसी ठाकुर का घर हो या किसी और का पंडित का घर हो, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं है। कोई भी कामों में मतलब सहयोग करने की अनुमति नहीं है। तो उस गांव में उस जो सेठ जी थे, सेठ भैया उनको कहा जाता था, सुरेंद्र राजपूत, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले विकास उसी मतलब दलित कम्युनिटी का किया और रोड और नालियाँ और यहाँ तक कि उनके बस्ती के सामने एक मंदिर बनवाया और मंदिर पहले से भी था और उसमें उनको अनुमति है कि आप यहाँ जाके अपना पूजा अर्चना जो भी करना है आप कर सकते हैं। और वहाँ पर अंतर जातीय विवाह पहली बार उसी गांव में सामूहिक रूप से निर्णय लेके किए गए। तो वहाँ पर जो अन्य जातियाँ थी उनको उनकी जाति से ऊपर उठाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि जहाँ आज भी बहुत पढ़े लिखे ऐसे मतलब बहुत उच्च गांव हैं जो मतलब धनाढ्य हैं, वहाँ पर जो अन्य जातियाँ हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि आज भी उनको मेन जो स्ट्रीम है उनमें हम प्रवेश नहीं देते हैं। गांव में विवाह होते हैं वहाँ पर भी हम उनको उतनी तजब्बो नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ रामलीला होती है तो जो जाति हैं उनकी एक अलग से लाइन होती है और मेन की अलग से लाइन देखने को होती है। वहाँ ये सब ब्रेक हुआ है उस गांव में? वहाँ पूरा ब्रेक हुआ है और एक बहुत बड़ा उदाहरण कि अंतरजातीय विवाह आज से 25 साल पहले 30 साल पहले वहाँ। चलिए आप मुझे ले चलेंगे अगर वहाँ, तो मैं आपके गांव का और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्री शूट करूंगा। जरूर जाइए, चलिएगा और बिल्कुल आप देखिएगा। और उस गांव में और भी बहुत सारी खासियत है जो आपको फिल्म देखने से पता चलेगी। तो मुझे लगता है कि मेरे गांव में असल में मैंने जब उस गांव के ऊपर काम किया तो लगा कि मैं इस गांव को तो कब से इस गांव का राग गा रही हूँ, लेकिन अपने गांव की दुर्दशा ऐसी है तो कब मेरा समय आएगा जब मैं अपने गांव के लिए भी काम करूं। तो आपका जो आपने वहां से उस गांव से इंस्पिरेशन लिया कि कैसे गांव में काम करना है जी एज ए लीडर, एज ए एक्टिविस्ट। हाँ। तो फिर आपके गांव में क्या हुआ, आपको कैसे चुना लोग?
तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से लेके अब तक लगभग अपने एरिया में काम कर रही हूँ। और स्पेशली जब कोविड के समय जब मैंने काम किया तो लोगों को बहुत भरोसा हुआ, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते थे उसकी भी मदद कर रहे थे। मजदूर कहाँ कहाँ से निकल के आपके बिहार के, यूपी के, सब मध्य प्रदेश से होते हुए जा रहे थे। तो हमने अपने टीम के साथ में उनको बहुत बड़ी एक 2 महीने 3 महीने की मदद करी। तो वो सारे हमारे गांव वाले चुपचाप देख रहे थे कि ये लड़की अपनी जान की परवाह ना करते हो, क्योंकि सब कह रहे कि घर में रहो घर में रहो, और ये हमेशा रोड पे रहती है और सब लोगों के जो है सबसे पैसे लेकर सबको मदद करना, इस तरह से राशन पहुंचाना, सब चीज़ें। तो उनकी कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि ये इस बार के चुनाव में आना चाहिए आपको। तो हाँ, तो आपके गांव में सोशल कॉम्पोजिशन क्या है, किस कास्ट के लोग रहते हैं? हमारे यहाँ पे राजपूत समाज ज़्यादा है, पंडित भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी राजपूत समाज की है, और बाकी समाज भी हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक ही है, हिंदू धर्म, मतलब मुस्लिम नहीं है वहाँ। मुस्लिम नहीं है, या फिर कोई और वो लोग नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर मतलब जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो भी एक मेजर कम्युनिटी डिसाइड करती है। तो मेरा मतलब ये था कि जब अभी कोविड के कारण 3 साल चुनाव डिले हो गया, तो लगभग 8-9 साल हो गए हैं। तो 8 साल का जो वैक्यूम था, मतलब पिछले हमारे यहाँ पर जो सरपंच महिला थी, जो कि मतलब बाहर क्या उन्हें इतना आइडिया नहीं था। इलेक्शन हुआ है ना कुछ दिन पहले? नहीं, मैं पिछले चुनाव की बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, अभी आपका जो चुनाव हुआ। हाँ, तो हमारा जो चुनाव हुआ उसमें ये हुआ कि हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव को बघवार जैसी शुरुआत करें, मॉडल वहां से लें। हाँ। तो हमने इस बार ये किया कि सब गांव वालों के पास गए, मतलब जो प्रमुख लोग हैं, और उनको जो शिवराज जी ने 8-15 दिन पहले घोषणा करी थी कि समरस पंचायतें जहां भी बनती हैं उनको अतिरिक्त सहयोग राशि मिलेगी। तो यदि महिला समरस पंचायत निर्विरोध बनती है तो उस गांव को 15 लाख की राशि मिलेगी। तो वो एक्स्ट्रा तो वो हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक अच्छे से फ्लायर या जो पैम्पलेट था उसमें बनाया, और उन लोगों को हम समझाने गए कि देखिए, इस बार अपन को विकास करना है तो क्यों हम लड़ाई झगड़ा करें, अपन आपस में मिलके निर्विरोध पंचायत करते हैं। तो सब मान गए, और सब लोग जब पंचायत में इकट्ठे हुए, हमारे यहाँ एक महापंचायत हुई, सब लोग इकट्ठे हुए गांव के, तो गांव वालों ने यही निर्णय लिया कि इस बार हम चुनाव नहीं करते हैं, निर्विरोध पंचायत बनाते हैं जिसमें सभी महिलाएं रहेंगी। और मुझे आगे करके कहा कि आपको सरपंच बनना पड़ेगा, तभी हमको सिर्फ आप पे ही भरोसा है और हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मेरी शर्त ये रही कि जब सारी महिलाएं निर्विरोध पंच रहेंगी और तभी मैं आगे आऊंगी, यदि कोई चुनाव हुआ तो फिर मुझे इसमें आने का कोई वो नहीं है। तो सब लोग इस बात पे सहमत हुए कि सब निर्विरोध महिला पंच और मैं सरपंच, और उन 11 पंचों में से भी विभिन्न मतलब तबके की महिलाएं, जिसमें विधवा भी हो, विकलांग भी हो, और एक तरह से पिछड़ी जाति के भी हों, हरिजन भी हों, मतलब अलग उसकी भी हों। तो इस तरह से मतलब सब महिलाएं आएंगी तो एक अच्छा समुदाय बनेगा। तो चलिए, आप सरपंच हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस काम को आप एंजॉय कर रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर तरह का जीवन स्तर को देख पा रही हूँ। गांव में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन कितना मतलब सरल है। दिल्ली की तरफ आती हूँ तो लगता है कितना भागा दौड़ी है। अमेरिका जाती हूँ तो लगता है कि यहाँ तो कुछ अलग ही दुनिया है। तो ये एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्म है तीनों जगह का, तो मैं तीनों जगह पे एंजॉय करती हूँ। चलिए, बहुत शानदार है दोस्तों, इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना। पूरा वीडियो जरूर सुनिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। माया जी कुछ महीने अमेरिका में भी रहती हैं, ज़्यादातर समय भारत में, मध्य प्रदेश में अपने गांव में रहती हैं, और सरपंच है वहाँ पे मोटी रकम वाली नौकरी छोड़कर सरपंच बनी है। ये प्रेरणादायक स्टोरी है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया माया जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने गांव हमें ले चलेंगे, और पूरा हम डॉक्यूमेंट्री हर सेंटर को बनाकर वहां से लेकर आएंगे और आपको दिखाने वाले हैं कि और लोग भी अपने गांव को इसी तरह बनाने का प्रयास करें। शुक्रिया, जय भीम। थैंक यू।